अच्छा, मजे के बाद वो ग्रुप बी का सब सब्जेक्ट है, ग्रुप ए का भी नहीं है। उसको हम प्यार से बोलते हैं कैफ 6। इसका नाम है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर जब आप मज़ीद बड़े होंगे ना, मैच्योर तब भी नहीं होंगे, जब आप मज़ीद बड़े होंगे और आप इतने बड़े होंगे, आप C5 में दाखिल हो जाएंगे, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप आर्टिकल्स के साथ कुछ मैच्योरिटी ले लें। तो सर C5 का एक पेपर है C5 4, C5 4, इसका नाम है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। मजे की बात बताऊं, ICAP ने अज्यूम कर लिया कि आपको ये दोनों पेपर्स आते हैं और चैप्टर 4 में बहुत सारी चीज़ें डाल दी जो कि इस लेवल का बच्चा शायद इजीली उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। तो ये वो चैप्टर है जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में जाने से पहले छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कि भाई ये तो हमसे होने वाला नहीं है, इसको साइड पे फेंकते हैं और आगे चलते हैं। और मज़े की बात है कि वो पास भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाते हैं। बट मसला क्या यहाँ पे आता है, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे, इस चैप्टर की नॉलेज पे। बाकी किसी जो और चैप्टर में मैंने आपको इजी नोट्स प्रोवाइड नहीं किए, हम लोगों ने बुक फॉलो की। ये चैप्टर अगर आप नोट्स देखें ना गौर से मिल गए, तो पैटर्न ICAP की बुक वाला ही है। उसी को मैंने पहले PDF को मैंने कन्वर्ट किया वर्ड में, और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको इतना आसान कर दिया कि अब आपको आसानी से समझ आ सकता है। जरा देखिए कितने पेजेस हैं। शाबाश। इसको चेक करने के दो ऑप्शंस थे, या तो हम एक एक पेज को चेक करते हैं और काउंट करते हैं, या उल्टा मार कर देखते हैं कि आखिरी पेज नंबर क्या है। 12 पेजेस हैं। कोशिश करेंगे कि पर डे 2 पेजेस या 2.5 पेजेस से आगे ना जाए, फ्रंट बैक की बात कर रहा हूँ। और बाय एंड ऑफ दिस वीक सैटरडे हम इसको एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कैफ 6 में और C5 4 में इन दोनों के नामों में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, फाइनेंस। फाइनेंस। एक CA क्या सिर्फ कंपनी में जाके अकाउंट्स बनाएगा? वो नहीं बनाता अकाउंट्स, उसकी जिम्मेदारी नहीं है अकाउंट्स बनाना। अकाउंट्स बनाती हैं बैचलर्स, B.Comers, जिन्होंने BS अकाउंटिंग की हो, BS फाइनेंस किया हो, MBAs। ये लोग अकाउंटिंग साइड की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होता है। मगर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो शख्स जो कि CA फाइनलिस्ट हो, जिसने आर्टिकल्स किए हों, C5 के पेपर्स दे रहा हो, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल प्ले करेगा। किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में। एक बड़ी कॉमन सी एक आपको फैसला करना होता है, या इस चीज़ को बनाएं या बनी बनाए मार्केट से उठा लें, मेक और बाय। खुद बनाएं या बनी बनाई मार्केट से उठा के उसको बेचते हैं, किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा? डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, डिपेंड करेगा उसके रॉ मटेरियल के ऊपर, डिपेंड करेगा आपकी स्किल के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके पास अवेलेबल टाइम के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर, डिपेंड करेगा कस्टमर की डिमांड के ऊपर। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने ये सारे फैसले लेने हैं, तब जाके आप एक अच्छे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं।
इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर आपने अपने बिज़नेस को फाइनेंस करना है, अगर आपने अपने बिज़नेस के अंदर पैसा इंजेक्ट करना है, वो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है और उस पैसे को सही तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस किसे कहते हैं? ज़राए। कहाँ कहाँ से पैसा कंपनी में हम लेकर आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें ये पैसा एक्सपेंस आउट करने की ज़रूरत है। डन? थीम समझ आ गई? आइए ज़रा पढ़ते हैं। पहला टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कंपनी को जो कैश मिल रहा है, जो कैश कंपनी को आ रहा है, इनवर्ड कैश, कंपनी को कैश आना क्या है? कैश इनवर्ड, कैश जाना आउटवर्ड। इसको कंबाइन हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो में दोनों बातें कवर होती हैं, पैसा आना इनवर्ड फ्लो और पैसे का जाना आउटवर्ड फ्लो। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग अ कंपनीज फंड्स, और कंपनी के फंड से क्या मुराद है? कैश फ्लो। और आप इस फंड को, इस कैश को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। आपको पता हो कि कंपनी का साल का बजट क्या है, आपको पता हो कि कंपनी साल में क्या क्या कैसे कैसे सर्वाइव करने वाली है, कौन से प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने वाली है, कौन सी सर्विसेज नई देने वाली है, कंपनी को कहाँ से पैसा जनरेट होने वाला है, कंपनी की सेल्स कितनी होंगी, कंपनी कितना खर्चा करेगी, कंपनी कहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आएगी, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना एक्सपेंस आउट करना है। ये सारा चीज़ें कौन देखेगा? अकाउंटेंट नहीं, फाइनेंस का बंदा देखेगा। अकाउंटेंट ने क्या करना है? उसने आपको बैलेंस शीट बना के देनी है, उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के देना है, उसने आपको इनकम स्टेटमेंट बना के साइड पे कर देना कि भाई ये रही तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। उसने एंट्रियाँ रिकॉर्ड करनी है, सुबह के टाइम पे क्या हुआ, शाम के टाइम पे क्या हुआ। मगर फंड्स को मैनेज करना, कैश फ्लो को मैनेज करना, पैसा इकट्ठा करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो लिख लें, कंपनीज के अंदर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक अकाउंट्स का और एक फाइनेंस का। ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्या करना होता है? सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने डेली बेस के ऊपर एंट्रियां रिकॉर्ड करनी है, कितनी सेल हो गई है, कितनी परचेज हुई है। मगर फाइनेंस ने क्या करना है? पैसों की मैनेजमेंट करनी है। फाइनेंस ने ये फैसला करना है कि मुझे कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पे पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अगर सही से परफॉर्म कर गया तो कंपनी बहुत फ़ायदे में जा सकती है, और अगर सही से परफॉर्म ना किया तो कंपनी को डुबा भी सकता है। और बेसिकली ना, ये डिपार्टमेंट कंपनी का न्यूक्लियस कहलाता है। याद है न्यूक्लियस क्या होता था? सेंटर। सारे डिपार्टमेंट्स इससे जुड़ते हैं। मार्केटिंग इससे जुड़ेगा, प्रोडक्शन इससे जुड़ेगा, परचेज इससे जुड़ेगा, एचआर इससे जुड़ेगा, अकाउंट्स जुड़ेंगे, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट जुड़ेगा। क्यों? हर डिपार्टमेंट ने पैसा मांगने के लिए कहाँ पर आना है? फाइनेंस के पास। और फिर फाइनेंस ने ये डिसाइड करना है कि किसको पैसा देना चाहिए, किसको पैसा नहीं देना चाहिए। आप ज़रा पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजिंग कंपनीज फंड्स थ्रू डाटा एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज in order to meet its goals and objectives। कंपनी ने अगर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हो तो उसके लिए उसका पैसा चाहिए, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा का इनवर्ड भी देखना और पैसे का आउटवर्ड भी देखना है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट की जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जब वो रिक्वायरमेंट इस न्यूक्लियस के पास लेकर आएंगे और आगे बोलेंगे कि भाई
पैसा दो, हमने काम शाम करना है, हमने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, हमने नए सिस्टम्स खरीदने हैं, हमने रॉ मटेरियल लेकर आना है, हमने इतना बड़ा बिल बोर्ड लगाना है। तो क्या फाइनेंस वाले सिर्फ पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, उससे पूछेंगे कि भाई मुझे डाटा दो, मुझे डाटा ला के दो कि इस प्रोजेक्ट से या इस एक्टिविटी से हमें कितना फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ये जो आप देखते हैं सड़कों पे लगे हुए बिल बोर्ड, इश्तिहार, क्या ये सिर्फ एक्सपेंस है? एक्सपेंस नहीं है। जो टीवी पे इश्तिहार चलते हैं, हर मैच के दौरान कोई 25 करोड़ दफ़ा पेप्सी का ऐड आता है, ये क्यों होता है ऐसा? मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टीजमेंट। क्या लोग पेप्सी खरीदना बंद कर देंगे अगर ये ऐड ना आए? नहीं, पेप्सी तो चल रही है, मगर क्यों आता है ये ऐड फिर? ताकि वो पब्लिक को बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि तुमने पेप्सी पीनी है। वो सब कॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट करते हैं, आपको आदी बना देते हैं उस चीज़ का। डिक्लाइन फेज से बचने के लिए भाई पढ़ के आए हैं मार्केटिंग का चैप्टर। अच्छा जी सर, ऑल बिजनेस डिसीजंस, आए वापस फर्स्ट पैराग्राफ, ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। आईटी डिपार्टमेंट को नया लैपटॉप चाहिए, फाइनेंस के पास आना पड़ेगा, उसके भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो लैपटॉप की स्पेक्स क्या होनी चाहिए, किसने इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगा, उस सिस्टम पे क्या ऑनलाइन काम होना या नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें वो डिपार्टमेंट आगे पहले बताएगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर फाइनेंस वाले उससे राज़ी होकर उसको कोई ना कोई कैश अलॉट करेंगे। मैनेजर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स, अब देखिएगा, मैनेजर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स मस्ट वर्क क्लोजली विद द फाइनेंस पर्सन। क्यों? वो भाई साहब कौन है? न्यूक्लियस। तो दे शुड वर्क क्लोजली, इन क्लोज कंजंक्शन। अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी, अच्छा ये बताइए, कंपनी 80% ट्रांजैक्शन कर रही है उधार पे, क्रेडिट पे, और 20% के करीब ट्रांजैक्शंस करती है कैश पे, फ़ायदा हो रहा है कंपनी को या नहीं? अकाउंट्स वाले बड़े खुश होंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, सेल तो हो रही है ना, सेल तो हो रही है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, सेल तो रिकॉर्ड हो रही है, रेवेन्यू तो आ रहा है। अगर कैश सेल होगी तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और अगर सेल्स क्रेडिट पे हो तो डेटा डेबिट और सेल्स क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट से सेल तो मेरी हो रही है। मगर अगर एक कंपनी 80% क्रेडिट सेल्स कर रही है तो क्या फाइनेंस वाले खुश होंगे? नहीं, कहेंगे भाई सेल तो रिकॉर्ड हो रही है, पैसा नहीं आ रहा। क्यों? डेटर ने उधार कर लिया, और जब डेटर ने उधार कर लिया तो फाइनेंस वाले परेशान होंगे कि पता नहीं ये डेटर आगे जाके मुझे पैसा वापस करेगा भी या नहीं करेगा। तो रिस्क है, क्या है? रिस्क। तो फाइनेंस वाला कब खुश होगा? जब पैसा आएगा। बेशक कंपनी 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये पे बेच दे, फाइनेंस वाला हैप्पी होगा, मगर 2 वाली चीज़ 3 रुपये पे बेच दे, मगर ये कहे कि पैसा साल के बाद आएगा, तो वो साल के बाद जो पैसा आएगा उस वक्त महंगाई भी तो उतनी बढ़ चुकी होगी। तो फाइनेंस वाला हमेशा क्या होगा? परेशान। सर, मैनेजर्स इन ऑल डिपार्टमेंट मस्ट वर्क क्लोजली विद द फाइनेंस पर्सन। द हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर उसने कोई नया सिस्टम लेकर आना है। इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों इतनी क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसकी वजह से कंपनी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा कैश इनवर्ड फ्लो का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा कंपनी में आ ही नहीं रहा होगा। पहला क्लियर है? आगे चलते हैं। सर, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लेज अ क्रिटिकल पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको दोनों एस्पेक्ट आने चाहिए, अकाउंटिंग भी और फाइनेंस भी। अ कंपनी, एक सेकंड आपसे पूछते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट शामिल होते हैं? आप लोगों ने इंट्रो में अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। इसके अलावा कुछ और भी पढ़ा है? इक्विटी, नोट्स, डिस्क्लोजर्स। ये फाइनेंस वाला बनाएगा? नहीं,
ये कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। मगर बीइंग अ सीए मुझे दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की भी और फाइनेंस की भी। तो एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ये हमें इंफॉर्मेशन देगी कि कंपनी की करंट मार्केट में पोजीशन क्या है, कंपनी ने उस साल में कितना रेवेन्यू कमाया है, कितने खर्चे किए हैं। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का ताल्लुक मोस्टली इन स्टेटमेंट्स में से किससे ज़्यादा होगा? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उसका ताल्लुक उस स्टेटमेंट से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ही इज़ डीलिंग इन कैश, ही इज़ डीलिंग इन फंड्स, ही इज़ डीलिंग इन फंड्स। एक बेसिक अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो उसमें मुझे बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं? जी ज़रा बनाएंगे बैलेंस शीट मेरे साथ मिलके। अगर हम बात करें एक बेसिक बैलेंस, यहां पे क्या लिखूं? एसेट्स। और यहां पे क्या लिखूं? लायबिलिटी। यहां लिखता हूं लायबिलिटी। इक्विटी कहां पे आएगी? इसके नीचे या इसके नीचे? लायबिलिटी के नीचे। अच्छा, एसेट्स दो तरह के होते हैं, कौन से? एक नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटी। एक नॉन करंट लायबिलिटी होगी और एक करंट लायबिलिटी होगी। और इक्विटी एक कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल, ड्राइंग्स और आपका नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के वर्ड को एनहांस करते हैं, लिख लें, इसका असल नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम है इसका असल? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये नाम आगे जाके बहुत जगह यूज होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब पैसा, अर्न किया हुआ। रिटेन मतलब जो कंपनी ने अपने पास बरकरार रख लिया, संभाल लिया और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के हक में नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स। कौन सी अर्निंग्स? रिटेन्ड अर्निंग्स। सर नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकें या जो आपको एक साल से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दें। और करंट एसेट्स कौन से होंगे? जो एक साल के अंदर अंदर। मुझे आपसे 3 मिसालें चाहिए नॉन करंट की। नॉन करंट एसेट्स की 3 मिसालें। मशीनरी, वहाँ लिखते हैं। मशीनरी में और फिक्स एसेट में क्या फ़र्क है भाई? एक ही बात कर रहे हो। मशीनरी और लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, ठीक है। और करंट एसेट की 3 मिसालें दे दो। स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। स्टॉक से मुराद क्या होता है? इन्वेंट्री। अच्छा, आप एक मजे की बात सुन लें। इंट्रो में आप लोगों ने पढ़ा स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेंट्री। यहां पे आप लोग पढ़ेंगे स्टॉक इज इक्वल टू शेयर्स। स्टॉक इज इक्वल टू शेयर्स। हम लोग PRC 5 के बाद कभी भी वर्ड स्टॉक का यूज करेंगे ही नहीं। ना कभी इन्वेंट्री में आप लोग देखेंगे यूज होता हुआ, ना ही कभी आगे जाके बिजनेस के किसी और पेपर में। ये सिर्फ शश का यहीं तक है स्टॉक के वर्ड का। क्यों? अंग्रेजों की किताब उठा के अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसको स्टॉक बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। सर करंट लायबिलिटी को क्या मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कह सकता हूं? और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या मैं लॉन्ग टर्म कह सकता हूं? सर कुछ एग्जांपल्स अगर आप मुझे दे दें नॉन करंट लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म, वेरी गुड। और 2 और दे दें, एक ही पड़ी अभी तक। चले, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म लोन। छा गए आप लोग। एक पे लगा दिया लॉन्ग टर्म, एक पे लगा दिया शॉर्ट टर्म, कहानी खत्म।
क्रेडिटर क्या एक्सपेंस भाई? एक्सपेंस कौन सी लाइबिलिटी है? इंटर पास है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर्स। यार आप तो अक्लमंद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। हैं? नहीं यार, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग 2 नाम मुझे बता देंगे। शायद मैंने आपको अंडरस्टिमेट कर लिया। और भाई मैं आपसे 5-5 नाम सुनने के मूड में था और आप 3 पे बड़े खुश होते जा रहे हैं। क्या आपने कहना सर आप 3 क्यों पूछ रहे हैं, हम 5 बताएंगे आपको। आप लोग खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? हम अपनी कंपनी बदल लो, तुम दोनों आपस में ना, तुम दोनों शरारती होते जा रहे हो, आगे से चलोगे पीछे। नाउ यू आर बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अच्छा जी सर पढ़िएगा आगे। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेथड्स फॉर कंपनीज एसेट। चॉइस, चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस, इंतखाब करना, चूज करना, ऑप्शंस। एक फाइनेंस मैनेजर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कंपनी को फ्यूल अप करने के लिए। जिस तरह आपके पास एक गाड़ी हो और आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, शेल, टोटल, पीएसओ, लोकल, गो, आपके पास ऑप्शंस हैं। इसी तरह फाइनेंस मैनेजर के पास भी क्या होती हैं? मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि वो किस तरह कंपनी में पैसों को इंजेक्ट करवाएं। और ये चैप्टर मतलब इस पेज से ऑनवर्ड्स उसी के ऊपर डिटेल्ड बातें करेगा। फर्स्ट पेज के ऊपर हमें थोड़ी बहुत बेसिक बातें देखनी है। अच्छा सर, वो कहता है कंपनी यूजेस अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो निकाल सके। जिस तरह घर में वाले साहब जाते हुए कुछ पैसे दे के जाते हैं, वो डेली के होते हैं, मंथली के नहीं होते। मंथली का सामान कब आता है? फर्स्ट को। वाले साहब बनना है। अच्छा, फिर आप लोग माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, मुझे ये बताइए उधार में और अपने पैसों में क्या फ़र्क है? पैसा तो पैसा, मगर उधार का पैसा, मांगा हुआ पैसा और अपना पैसा, क्या फ़र्क है? एक में वापस करना और एक में वापस नहीं होना। तो उधार का पैसा इज कॉल्ड डेट, लिख लें। उधार का पैसा इज कॉल्ड डेट, और डेटर से डेट निकला है, DEBT। और अपना पैसा इज, वाह, अपना पैसा इज इक्विटी। अपना पैसा इज इक्विटी, वो पैसा या वो कैपिटल जो कि एक मालिक इंजेक्ट करता है अपने बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? कैपिटल या इक्विटी। और उधार का पैसा क्या होता है? डेट। डेट को आपने वापस करना है। अच्छा, जब आप पैसा उधार पे लेते हैं तो क्या अगला बंदा आपसे सिर्फ उतने ही पैसे वापस लेता है? नहीं, वो आपसे क्या अर्न करता है? इंटरेस्ट, जिसको हम इस्लामी नाम उसका कोई प्रॉफिट रख देते हैं या कोई खर्चा रख देते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं वो सूद नहीं है, असल में वो क्या है? वो है तो सूद ही, वो है तो इंटरेस्ट ही, खर्चा पानी। वो है क्या? इंटरेस्ट है, सूद है। तो लिख लें, यहीं पे लिख लें बेशक, कि डेट के साथ हमेशा इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल होगा। डेट के साथ हमेशा इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल होगा। फिर एक रूल होता है,
आपने शायद कहीं पहले पढ़ा हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जितना ज़्यादा रिस्की काम होगा उतना ज़्यादा उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, और जितना लो उतना रिवॉर्ड भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। भाई आपने कहा मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, मैं पीआरसी के 5 पेपर्स 1 महीने में फड़को दूंगा। रिस्क ले रहे हो, हाई रिस्क ले रहे हो, तुक्का लग गया तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा, सारे पास। अब आए लो रिस्क लो रिवॉर्ड पे, मैं 3 महीनों में 1 पेपर तैयार करके दूंगा, या 2 महीनों में 1 पेपर करके दूंगा, और पूरा साल इसी के ऊपर अपना ज़ाया करूँगा। तो लो रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, लो। तो कभी भी हाई रिस्क के साथ लो रिवॉर्ड नहीं होगा, और लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड नहीं होगा। हमेशा यहाँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगा, यहाँ लो रिस्क लो रिवॉर्ड होगा। सर यही चीज़ कंपनी के फाइनेंस मैनेजर्स ने या सीएफओस ने भी देखनी होती है कि कंपनी को ऐसा क्या काम करवाया जाए जिससे कंपनी को जल्दी रिटर्न भी मिले और हम लोग उसका रिस्क भी कवर कर सकें, सर फाइनेंशियल मैनेजर्स आर मोर देन नंबर क्रंचर्स। व्हाट इज नंबर क्रंचर? नंबर जब सुखाना क्रंच करना नहीं, नंबर क्रंचर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर सिर्फ ये फिगर्स पे यकीन नहीं रखते, डाटा पे इतना यकीन नहीं रखते, ये खुद फील्ड में जाके काम करने के आदी होते हैं, खुद जाके देखते हैं, फैसला करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सीएफओ के पास बैठते हैं, अंडरस्टैंडिंग को अपनी ब्रॉड करते हैं, देखते हैं कंपनी किन हालात में है, कहाँ से पैसा फ्यूचर में आ सकता है, उसका बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? क्या होता है बजट? किसे कहते हैं बजट? सिर्फ खर्चा तो नहीं होता है बजट, इनकम भी बजट होती है। कभी घर का सामान लाएं, महीने के शुरू में एक बजट बनता है वहाँ पे कि इस महीने में कितना खर्चा इस घर में होगा, क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए, कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ कहाँ से फादर जो है वो हमें पैसे देंगे, कितना खर्चा होना चाहिए, फिर बच्चों की ट्यूशन की फ़ी कितनी होनी चाहिए, स्कूल की फ़ी कितनी होनी चाहिए, सब्जियां कितने की आएंगी, गोश्त कितने का आएगा, XYZ सब चीज़ों को मिला के अब्बू जी बनाते हैं एक बजट। फिर साल के एंड पे जब हमारे पास एक्चुअल फिगर्स आती हैं उस महीने की, उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिपोर्ट। शुरू में क्या बनाई थी? बजटेड रिपोर्ट। फिर दोनों को बैठ के कंपेयर किया जाता है कि कितना फ़र्क आया, कितना फ़र्क आया। एक खर्चा लिखा हुआ था बजट में 10 रुपये का होगा, असल में वो खर्चा 7 रुपये का हो गया। हमें फ़ायदा है, हमें नुकसान है? हमें फ़ायदा है, ये पॉजिटिव फ़ायदा। लिखा हुआ था खर्चा 7 रुपये का हो गया 10 रुपये का, ये क्या? ये नुकसान है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट क्या आया? नेगेटिव। फ़र्क आ गया। फ़र्क कैन बी पॉजिटिव, फ़र्क कैन बी नेगेटिव। इस फ़र्क को लिख लें, इस फ़र्क को हम लोग अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं वेरिएंस, जो आपका बजट में और एक्चुअल में आया, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस। ये लिखना है वर्ड वेरी करने से। वेरी मीन्स डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। तो वेरिएंस कैन बी for a positive thing and it can be for a negative thing also. मुझे भी एक बात बताइए, कंपनी क्यों ऑपरेट करती है? एक कंपनी क्यों चल रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। और शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर क्या होता है? जो कंपनी को पैसा देता है उधार के तौर पे? नहीं, कंपनी को पैसा देता है, अपने शेयर्स खरीदता है, अपना हिस्सा खरीदता है। तो अगर ये डेट नहीं है तो ये क्या है? ये इक्विटी है। अगर ये डेट नहीं तो क्या है? ये इक्विटी है। अच्छा, तो अगर एक शेयर होल्डर कंपनी के हिस्से खरीदे, शेयर्स खरीदे, तो वो क्यों खरीदेगा? उसको क्या मिलेगा साल के बाद? डिविडेंड। क्या मिलेगा साल के बाद? डिविडेंड। और एक कंपनी
क्या ये चाहेगी कि वो शेयर होल्डर अगले साल भी रहे, उससे अगले साल भी रहे, उससे अगले साल भी रहे? क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ के जाएगा तो पैसे वापस लेके जाएगा। तो कंपनी चाहती है कि वो बंदा हर साल उसके पास बरकरार रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर क्लास मेरे से पढ़ें, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप हर कैफ का पेपर मेरे से पढ़ें? पिछले पेपर में आपको पास करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे अगली क्लास भी इनसे पढ़नी है। इसी तरह कंपनी को अगर अपना शेयर होल्डर रिटेन रखना है, अपने पास जोड़ के रखना है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट ज़्यादा देना चाहिए, अपना डिविडेंड उसको ज़्यादा देना चाहिए और टाइम पे देना चाहिए। जितना वो तंग करेंगे, जितना वो कम डिविडेंड देंगे, उतना ही जल्दी वो शेयर होल्डर नाराज़ हो गए, परेशान हो गए, वो कंपनी को छोड़ के चला जाए। तो सर ज़रा पढ़िएगा, द प्राइमरी गोल, जो मैंने बोल्ड किया हुआ, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू इट्स ओनर्स, मेजर्ड बाय द शेयर प्राइस या वैल्यू ऑफ स्टॉक। जितना ज़्यादा डिविडेंड होगा मार्केट में, उस शेयर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो शेयर होल्डर जिसके पास वो शेयर मौजूद है वो उतना ही ज़्यादा खुद को ऊपर फील करेगा कि यार मेरे पास तो बड़े अच्छे कंपनी के शेयर्स हैं, और वो फिर शेयर्स आगे बेचेगा नहीं, खुद रखेगा और कंपनी को साथ साथ मज़ीद पैसे भी इंजेक्ट करता रहेगा। भाई शुरू में उसके पास थे 5000 शेयर्स, उसको लग रहा है कि कंपनी आगे जाके मज़ीद ग्रो करेगी, तो कंपनी जब उसको अच्छा रिटर्न देगी, अच्छे बेनिफिट्स देगी, अच्छी वैल्यू देगी, तो वो बंदा मज़ीद शेयर्स भी उसके ख़रीद सकता है। तो अल्टीमेट फ़ायदा किसका है? कंपनी का। जब वो मज़ीद शेयर्स ख़रीदेगा तो कंपनी को क्या मिलेगा? मज़ीद पैसे आएंगे उसके पास, और जब मज़ीद पैसा इन्वेस्ट हो गया तो फाइनेंस मैनेजर्स खुश हो जाएंगे कि भाई अब पैसा आ गया है, अब हमने इसको इस्तेमाल करना है, और उसी पैसों को गोल गोल घुमा के अपने शेयर होल्डर को वापस करना है। पैसा तो वही होता है, पैसा तो वही है। मैं आपको पैसे दूँ 100 रुपया कि भाई ये 100 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इससे बिजनेस करना है, आपके पास खुद कुछ भी नहीं है, आपने मेरे से 100 रुपया लिया, आप मार्केट में गए, आपने 3 अंडे खरीदे, वो अंडा आपको, एक अंडा आपको मिला 20 रुपये का, मैंने आपको दिया 100 रुपया, आपने मार्केट से एक अंडा खरीदा 20 रुपये का, 3 खरीदे कितने के? 60 रुपये के। 60 रुपये के अंडे खरीदने के बाद आपने उसके ऊपर उसको आपने बॉयल वगैरह किया, 10 रुपये का आपको मज़ीद खर्चा पड़ गया, 70 रुपये के आपके पास 3 अंडे तैयार हैं। आपने वो 3 अंडे मार्केट में बेचे, एक अंडा आपने बेचा 40 रुपये का, तो 3 कितने के बेचेंगे? 120 रुपये के। खर्चा आपके पास कितना हुआ है? 70। आंसर क्या आएगा? ये आपके पास बचत है। क्या 100 का 100 रुपये लगा दिया था? नहीं, लगाया कितना था? 70। वो 30 रुपये कहीं आपके पास दूसरी जेब में पड़े हुए हैं, तो 50 ये हो गए, 30 ये हो गए, अब कितने पैसे आपके पास हो गए? 80। अब अगर आप उस 100 रुपये वाले को इस 80 का 10% भी दे दें, 8 रुपये भी दे दें, तो वो खुश है। वो क्या है? वो खुश है। और आपके पास वो 8 रुपये देने के बाद भी कितने पैसे बच गए? 72। और क्या 70 के मज़ीद 3 अंडे खरीद सकते हो? तो कारोबार शुरू हो गया। ये होता है कारोबार। आपके पास शुरू में कुछ भी नहीं था, आपने बस पैसा पकड़ के खुद को चलाया, अपने आप को रनिंग में लेकर आए हो, तो पैसा ऐसे बनता। और अब वो 8 रुपये दे से, मतलब मुझे 8 रुपये मिल गए बगैर कोई काम किए। मैंने कहा 8 रुपये मिल गए मुझे, 100 रुपये के बदले 8% का इंटरेस्ट। 100 का 8% क्या होता है? मैंने बैंक से पता किया, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पास 100 रुपये रखवाऊँ तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे? बैंक ने कहा 6%, यानी कि साल के बाद 6 रुपये। मगर मुझे आपसे कितने मिल गए? 8 रुपये। तो मैं बैंक में जाऊँगा या आपके पास आऊँगा? मैं आपके पास आऊँगा।
और मैं आपको 100 रुपया मज़ीद दूंगा कि भाई ये 100 रुपया पकड़ो, मज़ीद काम करो, और साल के बाद मुझे आप कितने पैसे दो? 16 रुपये। आपने कहा सर 16 छोड़े, मैं 20 रुपये देता हूँ आपको। क्यों? आपका बिज़नेस चल पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने किया, फिर मैंने दोस्त को बताया, दोस्त आएगा, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगी, फिर वो आएंगी, तो आपकी कंपनी में बैठे बैठाए 5-6 शेयर होल्डर्स आपको मिल गए और आपका बिज़नेस ग्रो कर गया। तो ये कारोबार से चलता है सर। इसके लिए हम कहते हैं बिग पिक्चर प्लानिंग। आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। छोटी सोच रखेंगे तो शायद आप खोल के कभी भी कारोबार ना कर सकें। फिर हर दिन के पैसे को देखेंगे, आपका पैसा डेली बेस पे कहाँ लग रहा है। जितना डेली बेस पे अपने खर्चे रोक सकेंगे उतना ही आपको क्या होगा? बेनिफिट। लोग कहते हैं कि प्रॉफिट सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करके आता है। मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा सा अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल कर लो ना, तो आप उसमें कुछ ना कुछ मज़ीद ऐड अप कर सकते हो। ऐसा है कि नहीं है? तो हमेशा अपनी कॉस्ट को कट की तरफ लेकर आएँ, कॉस्ट कटिंग करना सीखें, फजूल खर्चियों से बाज आ जाएं। दिन में आप कह रहे हैं सर हमने कौन सा करनी है ना? अभी नहीं ना कमा रहे हो इसलिए लग रहा है, अभी आपको आ रहा है। जिस टाइम पे कमाने बैठोगे ना, उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि यार ये 40 रुपये की चाय बहुत महंगी है, ये चाय 30 रुपये की होनी चाहिए, ये 50 रुपये का जूस बहुत महंगा है, ये 35 रुपये का होना चाहिए। मैं क्यों पीऊँ 50 रुपये का जूस जब मेरी जेब में 100 रुपया? क्या मैं 100 रुपये से 2 खाना ना खा लूँ? बट अभी आपकी जेब भरी है, अभी जेब ख़त्म हुई, खाली हुई, फ़ोन कर दिया, पैसे नहीं हैं, उन्होंने पैसा आपको भेज दिया। वो पैसा उनके लिए क्या है? उन्होंने कमाया, आप पे खर्च कर रहे हैं, और आप इन रिटर्न क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को अब उस पोजीशन में लेकर आएँ कि आप अपने वालिदैन का साथ दें। डायरेक्टली नहीं दे सकते, अभी कमाने के फेज़ में नहीं है, मगर बचा तो सकते हैं। तो जितना बचा लेंगे उतना ही क्या होगा? वो भी खुश और आप भी खुश, और आपको भी आदत पड़ेगी कि आप आगे जाके अपने पैसों की कदर करना सीखें। डन? ले जाना, बातों बातों में हमारा फर्स्ट पेज हो गया। सर 1.2 कुछ कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे आए। 1.2 ने आपसे एक बात की है। 1.2 कहता है कि सर फाइनेंसिंग 2 तरीके से होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर एंड लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर। सर यूनिट 2 जो है ना, यूनिट 2 इट इज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, एंड यूनिट 3 जब आप 2 पेज क्रॉस करके आगे जाएंगे, यूनिट 3 इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और जैसे ही ये 2 यूनिट ख़त्म होंगे तो यूनिट 4 आएगा और वो आगे बड़े मज़े की बात करेगा। लास्ट पेज, बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाए, सेकंड लास्ट, डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, हमने क्या कहा? एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं ना, वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद बाकी कल। सर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या है? इट रेफर्स टू फाइनेंसिंग नीड फॉर अ स्मॉल पीरियड लेस देन अ ईयर, और इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं। क्या नाम है इसका? वर्किंग कैपिटल। अब आएगा इसका कोई पता नहीं है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। और ये टर्म यहाँ पे देना खतरनाक है, क्योंकि ये टर्म नॉर्मली हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्किंग कैपिटल की सारी वर्किंग यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म का एक और नाम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। सर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अब याद है आपने मुझे शॉर्ट टर्म लोन बताया था, तो यही तो बात है। शॉर्ट टर्म पे कम टाइम के लिए मैंने किसी से उधार पकड़ लिया, तो हम क्लासिफाई कहाँ पे करते हैं शॉर्ट टर्म लोन को? बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है? करंट लायबिलिटी में।
तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पढ़ लें. इट इज शोन एज करंट लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एंड इज यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड सपोर्ट ऑपरेशंस. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे आपने पैसे पकड़ के इन्वेंट्री खरीदनी है, सामान खरीदना है, तो इट विल बी फाइनेंसिंग योर नॉन करंट एसेट्स, और सॉरी करंट एसेट्स. सर ये जो लोन आप लेंगे ना शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करता है, कुछ लोग विदाउट सिक्योरिटी पे दे दें और कुछ लोग विद सिक्योरिटी दे दें. यानी कि कोई चीज़ गिरवी लेके दे दें या कोई चीज़ बगैर कोई चीज़ गिरवी रखे आपको दे दें. अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या असर पड़ेगा, गिरवी रख के दूं या विदाउट गिरवी दूं? क्यों लोग गिरवी रखवाएंगे कोई चीज़ आपसे? सिक्योरिटी रीजंस, वो तो सबको पता है. रिस्क कम होगा. यानी कि अगर आपने कोई चीज़ उधार पे ली, मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिया और आपने कहा, मैंने आपसे कहा मैं आपको साल के अंदर वापस कर दूंगा. आपने कहा सर वो तो आपकी बात ठीक है, आप ऐसा करें कि लोन है 5 लाख का, आप ये अपनी 2.5 लाख की घड़ी बतौर गिरवी मेरे पास सिक्योरिटी रखवा दें. मैंने कहा यार तुम तो मुझे जानते हो. उसने कहा नहीं सर, पता है पैसों के मामलात होते हैं तो उस वक्त कोई किसी का नहीं होता, तो आप 2.5 लाख की घड़ी रखवा दें, हम आपको 5 लाख रुपया दे देते हैं सिक्योरिटी. अच्छा, एक और भाई साथ बैठे हुए हैं, मैं इनके पास भी गया, मैंने कहा यार 5 लाख रुपया चाहिए. उन्होंने कहा सर टेंशन ही कोई नहीं. मैंने कहा कोई गिरवी? मैंने कहा सर कैसी बातें करते हैं आप, ये ले 5 लाख रुपया लेके जाएं. दोनों पार्टीज मुझे 5 लाख रुपये देने को तैयार हैं. एक ने सामान रखा और एक ने गिरवी नहीं रखी. क्या इन दोनों ने भी उस 5 लाख के बदले कुछ कमाना है मेरे से? भाई 5 लाख रुपए जब मुझे साल के लिए दे रहे हैं, तो वो साल का 5 लाख अगर ये लोग कहीं और लगाएं तो क्या उनको पैसा मिलेंगे? तो क्या वो 5 लाख के बदले मुझसे कुछ कमाएंगे? वो क्या होगा? वो इंटरेस्ट होगा, वो सूद होगा. अब तो सोच के बताइएगा, जिसने गिरवी रखी है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा या जिसने नहीं रखी वो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा? जिसने नहीं रखी वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा. यानी कि अगर आप कोई सिक्योरिटी रखवाएं तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? लो. और अगर कोई सिक्योरिटी ना हो तो इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई. अब सुनिएगा, 5 लाख रुपया था, ये ए है और ये बी है. ए सिक्योर्ड है, बी अनसिक्योर्ड है. ए ने कहा सर सिक्योरिटी आपने रखवा दी है, मैं आपसे लूंगा 6% पे इंटरेस्ट. कितना बनेगा साल का? निकाल के बताइएगा जरा. 5 लाख को 6% पे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा उसका आंसर? 3000. और एक ने कहा सर अनसिक्योर्ड है तो मैं 10% लूंगा. आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 5000. तो यहाँ पे क्या आएगा? आप लोग ज्यादा निकले वैसे. अच्छा, एक बंदा ले रहा है 30,000, एक बंदा ले रहा है 50,000. यही आता है. एक लेगा 30,000 और एक ले रहा है, एक ने सिक्योरिटी रखी है. अच्छा, जिसने सिक्योरिटी रख ली है, क्या अब उसको कोई खौफ है कि मेरे पैसे लेके भाग जाएगा? नहीं. जिसने नहीं रखी उसको खौफ है? उसको है. जिसको खौफ है, क्या वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है? इसका रिस्क क्या है? हाई. इसका रिस्क क्या होगा? तो हाई रिस्क पे लो रिस्क पे. आप समझ आई? हाई रिस्क पे हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क पे लो रिवॉर्ड. सर चौथा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज नॉर्मली नीडेड बिकॉज ऑफ अनइवन कैश फ्लोज. या अगर आप कोई सीजनल काम कर रहे हो ना, भाई क्या हो गया, जब आप करते हैं ना कोई सीजनल काम, जो मौसमी काम होते हैं, जिस तरह रज़ाइयाँ बेचना, गर्मियों में बिकती नहीं रज़ाइयाँ, आइसक्रीम सर्दियों में कम बिकती है,
तो अगर आप कोई सीजनल काम करते हैं, आपका काम चलता है साल में 4 महीने 5 महीने, तो बाकी 7-8 महीने क्या करें, कहाँ से कमाएं, शॉर्ट टर्म। और आप कहते हैं कि यार मुझे लोन दे दो, जैसे ही मेरा कारोबार शुरू होगा मैं तुम्हें कमा के पैसे वापस कर दूंगा। तो बेसिकली आपके अनइवन कैश फ्लोज को कवर करने के लिए आप लोग शॉर्ट टर्म लोन की तरफ जा रहे होते हैं। डन, इतना पढ़ लेंगे, पक्की बात है, इतना बहुत है, आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह दे वाले।